थर्ड और फिफ्थ आपकी हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है आपकी नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। फोर्थ यूनिट आपकी 18 मार्क्स की है, ठीक है भाई, 18 नंबर की है। नॉलेज एंड कैरिकुलम 5-6 पॉइंट है इसके अंदर। एक तो चाइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अटेंडिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। दूसरा है बॉडी ऑफ नॉलेज एंड चिल्ड्रन कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, bodies of knowledge, different kind of knowledge and their validation process and criteria of curriculum selection and construction, knowledge and power, representative, inclusive and exclusive of knowledge of different social group in curriculum and textbook। ठीक है, देखिए अब और एक पेज नंबर 76 क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, बालक किस प्रकार अलग अलग एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस के जरिए ज्ञान प्राप्त करता है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया विधि व अनुभव विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्टिविटी मेथड और एक्सपीरियंस मेथड के द्वारा जो आप ज्ञान एक्वायर करोगे उसकी विधि के बारे में बताइए। तो सबसे पहले देखिए ज्ञान क्या होता है। नॉलेज का अर्थ होता है जानना, ठीक है। इसका अर्थ है कि हम उसके प्रति परिचित हैं, हम किसी को जानते हैं। मेन बात क्या है, नॉलेज का अर्थ होता है जानना। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु, किसी के बारे में आपसे पूछा जाए, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो इसका मतलब आपको ज्ञान है, नॉलेज है उस चीज की। ठीक है, इसका अर्थ है किसी भी बात की जानकारी। जानकारी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, सूचना आदि से संबंधित हो सकती है। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। आरंभ में हम किसी सामान्य सूचना के बोध को ज्ञान समझ लेते हैं, परंतु ज्ञान एक व्यापक धारणा है। ज्ञान का अर्थ है उस सूचना की गहन जानकारी। ज्ञान की आरंभिक अथवा अर्थात सामान्य सूचना में सूझबूझ, चिंतन व तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, परंतु यदि हम किसी चीज की पूरी जानकारी, चिंतन, तर्क, वितर्क, लाभ, हानि आदि सभी पहलुओं को समझ लेते हैं तो हमें वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। ठीक है, अरे भाई कहाँ चले गए। सानिया, हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की है बेटा, फोर्थ यूनिट स्टार्ट की है, नॉलेज एंड कैरिकुलम। नॉलेज का मीनिंग समझ में आया। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का अर्थ होता है जानना या जानकारी। जब हम कोई भी विषय है, वस्तु है, स्थान है, उन सब के बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें उस चीज की नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज हमें क्या है, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाती है। ज्ञान का अर्थ होता है उस सूचना की गहन जानकारी। नॉलेज का अर्थ होता है अगर आपसे किसी भी वस्तु के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में गहन जानकारी आपको होती है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। प्रोफेसर रसल के अकॉर्डिंग नॉलेज वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्रोफेसर रसल ने तो ये बोला है कि नॉलेज वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग नॉलेज व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ठीक है, यानी कि नॉलेज हमें क्या है, हमारी सफलता का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें ज्ञान है, आता है तो हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं आता तो भी फेल हो जाएंगे, यही दो काम होते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। यस मैम। अब देखिए भाई, नॉलेज जो कंसेप्ट है उसमें अलग अलग डेफिनेशन के आधार पर इसकी इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट निकल के आए हैं। देखिए, नॉलेज मनुष्य का वह गुण है जो उसे क्या है, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है। नॉलेज मनुष्य के लिए विश्व में जितने भी रहस्य हैं उनको खोजता है।
एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान निरंतर प्रयोग किए जाने वाला बन जाता है। नॉलेज वह गुण है जो मनुष्य का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है। नॉलेज समाज सुधार का कार्य करता है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य की मानसिक, बौद्धिक, समर्थि, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। अब देखो भाई, नॉलेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नॉलेज व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है। अगर किसी बंदे के अंदर नॉलेज है तो उसका क्या है, उसका मोरल भी हाई मिलेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, देखो अब आप देखते हो एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, वो बड़ा डरता हुआ मिलेगा पेपर में। ठीक है। मान लो वाइवा हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है और उसको कुछ नहीं आता, तो वो बेवजह डरता हुआ मिलेगा क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं। और जिस बच्चे को सब कुछ आता है उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा आपका, उसका जो मोरल है वो भी क्या है, उससे हाई मिलेगा, क्योंकि उस बच्चे को डर नहीं लगता। जिसको नॉलेज है, जिसको आता है, उसको कभी डर नहीं लगता। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। दूसरा, ये हमारा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तीसरी बात है, अगर हम एक बार जो नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, बार बार उसका यूज करते हैं, तो वो हमारी नॉलेज हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाती है। तीसरी बात बताई है, नॉलेज समाज सुधार का काम करती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आज समाज में भी अपना योगदान दे सकते हो। ठीक है। अब आप देखो, आजादी से पहले कितनी औरतें काम करती थी, नहीं करती थी ना, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उन्होंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, तो अब हर फील्ड में जितनी भी औरतें हैं वो आदमियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है। तो नॉलेज क्या है, हमारे समाज सुधार का भी काम करती है। नॉलेज के कारण ही मनुष्य की मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मेमोराइजिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन आदि पावर्स डेवलप होती हैं। ठीक है। अगर हमारे अंदर नॉलेज है, अगर हमें कुछ आता है, हमने कुछ पढ़ा है, तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट होएगी, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होएगी, हमारी मेमोरी तेज होएगी, हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, ये सारी क्या है, हमारी डेवलप होएंगी ज्ञान के कारण। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद है, जो ज्ञान है, हमें जो नॉलेज है, वो मनुष्य को क्या है, वर्ल्ड के अलग अलग रहस्यों को खोजने में भी हेल्प करती है। ठीक है। ये तो भाई रिसर्च में भी काम आती है। रिसर्च में क्या है, जो उस फील्ड में जाएगा उसके लिए काम आएगी। यहाँ तक बताओ, मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आ गई नॉलेज की। सानिया, समझ आ रहा है बेटे? तुम तीनों का यस तो मैम, आ रहा है। हिंदी है, इसका सानिया का इंग्लिश मीडियम है ना। क्वेश्चन मैच कर रहा है आपका? आपने भी नॉलेज के बारे में पढ़ा है ना, तो वही है मेरी में। हाँ, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है आपका यही है, नॉलेज वाला। अटेंडिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, ये वाला है आपका फर्स्ट, जो आप यस मैम, ये है। यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वही मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, वंशिका मौर्य, आर्टिस्ट वंशिका मौर्य। ठीक है बेटे। तो पहले हमने क्या किया है, नॉलेज के बारे में पढ़ा है। अब जो क्वेश्चन मेन हमसे पूछा है, अटेंडिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। अब हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे नॉलेज एक्वायर करेंगे और एक्सपीरियंस के जरिए कैसे नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात आती है एक्टिविटी की। एक्टिविटी, इस मेथड में बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। एक्टिविटी, मान लो मैंने आपको कोई काम दे दिया, ठीक है भाई, ये आपको ये एक्टिविटी घर से करके लानी है, तो एक्टिविटी के जरिए बच्चा नॉलेज स्वयं सीखता है, स्वयं उस एक्टिविटी को करके सीखता है। तो जीवन में व्यक्ति को प्रत्येक, चाहे उसके सामने अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल है, यानी कि उसकी सिचुएशन या तो उसके फेवर में है या अगेंस्ट है, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना पड़ता है, और इस विधि से बालक आत्मविश्वासी व निर्भर होता है। इसके अंदर स्वतंत्र एवं स्वयं रूप से काम करने की भावना विकसित होती है। देखो भाई, इसमें आप क्या लिख सकते हो, एक्टिविटीज के जरिए नॉलेज एक्वायर करना, कि बच्चा क्या है, इसमें हम बच्चे को कोई भी एक्टिविटीज देते हैं, बच्चा खुद करके इसको सीखता है। वो एक्टिविटी जो हमने बनाने को दिया, बच्चा उसको खुद करेगा, बनाएगा और सीख जाएगा। आप देखते हो कि हमारी जो लाइफ है उसमें कभी हमारे फेवर में होती है सिचुएशन और कभी हमारे फेवर में नहीं होती है। तो हर एक चीज का क्या है, हमें जीवन में सामना करना पड़ता है। तो हमें बच्चे को इतना मजबूत बनाना है कि ताकि जीवन में उसके फेवरेबल कंडीशन आए या अनफेवरेबल कंडीशन आए, वह उनका आसानी से सामना
कर सके। और वो कब करेगा? जब उसने सारे काम करके देख रखे होंगे, ठीक है, सारे काम है इसने स्वयं कर रखे होंगे। तो बच्चों को अधिक से अधिक प्रकृति की गोद में खेलते हुए ऑब्जर्वेशन करने को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नॉलेज केवल गाइडलाइंस और लेक्चर द्वारा नहीं दिया जा सकता। नॉलेज देने के लिए बच्चों को केवल जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितने भी फैक्ट हैं उन्हीं को प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि बल्कि उनकी तर्क वितर्क शक्ति, तुलनात्मक शक्ति। राज बेटे हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 76, फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट की है नॉलेज वाली। ओके मैम। ठीक है, तो नॉलेज का मीनिंग मैंने बता दिया है। नॉलेज क्या होता है? ज्ञान, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी रखना नॉलेज कहलाती है। उसमें मेन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नॉलेज आप किस तरीके से ग्रहण कर सकते हो, तो फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी मेथड के द्वारा नॉलेज ग्रहण करना, वही मैं पढ़ा रही हूँ अभी। तो एक्टिविटी मेथड आ गया आपका, ठीक है। एक्टिविटी से अब आपको समझ में आ ही गया क्या होता है कि बच्चा करके सीखता है। उसको कोई भी एक्टिविटी दे दी जाती है और उस एक्टिविटी को स्वयं करता है। उसकी क्या है, सेंस ऑर्गन सारे काम करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, आंख नाक कान सब कुछ खोल के वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है और सीख जाता है। अब इसमें और क्या क्या दे रखा है, आरती एक बार रीड आउट करो यहाँ से। ज्ञान केवल निर्देश भाषण द्वारा ही नहीं दिया जा सकता। ओके मैम। ज्ञान केवल निर्देश भाषण द्वारा नहीं दिया जा सकता। ज्ञान देने के लिए बच्चों को केवल एकत्रित सूचनाओं तथ्यों का प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि उनके तर्क वितर्क शक्ति, तुलनात्मक शक्ति, विवेकशीलता, स्वयं अनुभव का विकास कराकर ज्ञान दिया जाता है। बच्चे अपनी रुचि, इच्छाओं व आवश्यकताओं के आधार पर स्वयं क्रिया द्वारा सीखना पसंद करते हैं। बाहरी हस्तक्षेप उनकी प्रगति में बाधा पहुंचाता है। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को केवल सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक ज्ञान दे। उन उदाहरणों का प्रयोग करे जो उसके जीवन से संबंधित हो, ताकि वे सहज रूप से ज्ञान प्राप्त कर ले। इसके लिए उन्हें आगमन विधि अर्थात पहले उदाहरण देना चाहिए, फिर सामान्यीकरण करना चाहिए। परंतु उच्च स्तर के विद्यार्थियों को निगमन विधि के साथ भी पढ़ाना चाहिए, जैसे पहले सामान्यीकरण कर दिया जाए, फिर उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाए। इससे बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। बच्चे दृश्य श्रव्य सामग्री से अनुभव करके ज्ञान सहज रूप में प्राप्त करते हैं। शिक्षक को पाठ रुचिपूर्ण व सरल बना के पढ़ाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री देखकर बच्चे उस पर स्वयं क्रिया करके समझ के तथा रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं। ऐसी विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी व टिकाऊ होता है। बालक पाठ की तरफ से ध्यान केंद्रित करते हैं तथा स्वयं ही अनुशासित रहते हैं। बालकों को यदि स्वयं क्रिया करके विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाए तो वे वातावरण को शोरयुक्त व अनुशासनहीन नहीं बनाते, वे स्वयं अनुशासन बनाना सीख जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति में क्रियाविधि स्वाध्याय की आदत को भी विकसित करती है। ये आदत बाद में बच्चों को पुस्तकालय का उचित प्रयोग करना सिखाती है। पुस्तकालय में रखी गई किताबें अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक होती हैं, जो बच्चों को नई नई जानकारियां प्राप्त करने को प्रेरित करती हैं। यदि अध्यापक बच्चों को आदर्श व नैतिक शिक्षा देता है तो उसे पहले स्वयं आदर्श व नैतिक बनना होगा, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक के उत्तम चरित्र को देखकर ही स्वयं अनुभव करके ही अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। प्रभावपूर्ण विधि का प्रयोग करना चाहिए। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके विस्तार भाषण करवाए जाए। पाठ्य सामग्री क्रियाएं जैसे भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, नाटक, कविता पाठ, सुगम संगीत, लोकगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। बच्चों को महान पुरुषों की जीवनियां, कहानियां पढ़ाई जाए ताकि उनके नैतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक विकास हो सके। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है, अभी आरती ने पढ़ा। एक्टिविटी मेथड के जरिए जब हम बच्चे को काम देते हैं तो बच्चा स्वयं उस काम को करता है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, स्वयं उस काम को करता है। स्वयं उस काम को करता है। अब आप देख लो, आपको एक्टिविटी दे दे या किसी छोटे बच्चे को कोई भी चार्ट वगैरह या कोई भी मॉडल वगैरह बनाना दे दे, तो बच्चा क्या है, उसको खुद करता है, खुद करके सीखता है। चाहे वह ऑडियो देख के करे, चाहे वह वीडियो देख के करे, क्या है उसमें उसका सेल्फ अनुशासन हो जाता है, ठीक है। अनुशासन में रह के बच्चा काम करता है, ठीक है। रूल्स को नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसको पता है मुझे करना है ये काम, अगर नहीं करके लेके गया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके अंदर बच्चे के अंदर एक तो स्वयं
खुद सेल्फ स्टडी की हैबिट बच्चे के अंदर बनती है। ठीक है, बच्चा समझ कर और इंटरेस्टिंग ढंग से वो काम करता है। देखो पढ़ना तो उसको बोरिंग लगता है, लेकिन बच्चे को हम कोई भी एक्टिविटी करना देते हैं तो बच्चा उसको बड़े चाव से करता है। ठीक है, और उसे वो करते करते उसको पता भी नहीं लगता कब उसने वो सारी चीजें सीख ली। उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बच्चे का कहाँ पर होता है, अपनी एक्टिविटी के ऊपर होता है। ठीक है, अब क्या है, बच्चा अपनी रुचि, इच्छा और आवश्यकता के आधार पर स्वयं क्रिया करना अधिक पसंद करता है। उसको क्या है, अगर कोई बाहर का हस्तक्षेप करता है, उसकी प्रगति में बाधा डालता है, तो टीचर को चाहिए कि वह बच्चे को केवल थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी बनाए। ठीक है, बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं रटवाना, बच्चे को प्रैक्टिकल काम करके भी बच्चे को प्रैक्टिकल काम भी करवाना है, ताकि वह इजीली उसी कंसेप्ट को समझ जाए। अब क्या बताया गया है भाई, वे स्वयं अनुशासन बनाना सीख जाएंगे जब वो क्या है, अपनी नॉलेज एक्टिविटी मेथड से सेल्फ स्टडी की हैबिट भी उनके अंदर डेवलप होती है। और जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो धीरे धीरे बच्चे को लाइब्रेरी का उचित उपयोग करना भी आ जाता है। तो लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स भी उनको धीरे धीरे क्या है, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगने लग जाती है, नॉलेजफुल लगने लग जाती है। तो बच्चों को नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, मोटिवेट करते रहना चाहिए। यदि अध्यापक बच्चे को आदर्श और नैतिक शिक्षा देता है तो उसे पहले स्वयं आदर्श और नैतिक बनना होगा। अगर मान लो मैं तुम्हें कोई चीज नहीं सिखाना चाहती हूँ, मान लो मैं तुम्हें अनुशासन में ही रखना चाहती हूँ, तो मैं मेरे अंदर खुद भी अनुशासन होना चाहिए, तभी मैं दूसरों को बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अपने शिक्षक का उत्तम चरित्र को देखकर स्वयं अनुभव करके अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जैसा टीचर का चरित्र होगा, जैसा करेक्टर होगा, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। ठीक है, लो भाई गई लाइट, ताकि नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हो सके। पढ़ दिया बेटा ये एक्सपीरियंस वाला? यस मैम। ठीक है, पहले वाला एक्टिविटी बेस्ड आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो एक्सपीरियंस के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। एक्सपीरियंस क्या है, जब अब देख लो आप, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं कुछ चीजें, या फिर बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है, उन भावनाओं से सीखता है। तो ये जो मेथड है, ये नॉलेज का जो हमारी सेंस ऑर्गन है और जो हमारी तार्किक है, दोनों लेवल से संबंधित होता है। यानी कि लॉजिकल भी और हमारा सेंस ऑर्गन के साथ दोनों लेवल से संबंधित होता है। जो आपकी प्रयोगवादी विचारधारा है वे एक्सपीरियंस नॉलेज को महत्व देती है, और यथार्थ व वास्तविक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है। ये मानते हैं कि जो एक्चुअल में जो रियल नॉलेज होती है वही वास्तविक नॉलेज होती है, जो आप एक्सपीरियंस के द्वारा प्रदान करते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस देखो, एक तो आपके सारे काम खुद में खुद हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स जाके कराते हैं, एक काम खुद जाके आप वो चीज करो तो आपने उस चीज का एक्सपीरियंस लिया। अब देखो आपको अपनी फीस सबमिट करके आनी है, देखो आपको पता नहीं लगता, आपके पेरेंट्स जाके फीस सबमिट करके आ जाते हैं, आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करके आ जाते हैं। अगर वो ना करके तुम ये सारे काम करते, खुद फॉर्म फिल करते, खुद फिर उसको सबमिट करा के आते, फिर लाइन में लगते, फिर तुम्हारा नंबर आता, फिर तुम्हारा एडमिशन होता, फिर तुम धक्के खाते, तो कौन सी नॉलेज ज्यादा रहेगी? तुमने जो एक्सपीरियंस किया उससे ज्यादा सीखा, या मम्मी पापा ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे धक्के खा के आए हैं हम? किससे ज्यादा सीखोगे? जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया। ठीक है, फिर आप क्या है, आपको फिर उसका महत्व भी रहेगा, अपने इंपॉर्टेंस भी रहेगी उस चीज की आपको, कि देखो कितनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो वो ज्ञान क्या होता है, आपका रियल ज्ञान होता है, जिस ज्ञान का आपने एक्सपीरियंस किया है। तो नॉलेज की सच्चाई की जांच प्रयोग द्वारा अनुभव के आधार पर की जाती है। जैसे बालक नए नए एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे उसके पहले प्राप्त किए गए नॉलेज में सुधार और मैच्योरिटी आती जाती है। नॉलेज का प्रारंभिक स्रोत क्या होती है, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। बच्चा सेंस के माध्यम से डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस को प्राप्त करके जो उसकी थिंकिंग है और जो उसकी लॉजिकल पावर है वो डेवलप होती है। आपका मैथ, साइंस, सोशल स्टडी ऐसे ही विषय हैं कि उसमें जितना आप बड़े होते जाओगे, जितना एक्सपीरियंस आप करते जाओगे, उतनी ही चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, कई को कैरिकुलम एक्टिविटीज भी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस से सीखते हो आप। ठीक है, तो हमारी क्या कुछ को कैरिकुलम एक्टिविटीज भी है जिसमें आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो। आगे है आपकी सेंस एक्सपीरियंस नॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपके आईज,
ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इन आपके सेंस द्वारा होने वाला रूप, ध्वनि, गंध, रस और ताप का अनुभव बच्चे को विशेष ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, आंखों से आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, जीभ से आप टेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को क्या कर रहे हो आप, एक्सपीरियंस कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि मन में बिना किसी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल सेंस की उत्तेजना के होने वाला सुख, दुख, इच्छा, विचार और भाव का अनुभव, जैसे मेरे दांत में दर्द है, ये दांत का दर्द भी क्या है आपका अनुभव आंतरिक है, बाहरी नहीं है। अनुभव के आधार पर संवेदन, यानी कि इसने ये बताया है होने वाला दुख भी हमारा क्या, जो एक्सपीरियंस लेते हैं ना मैं, वो हमारा इंटरनल होता है। ठीक है, चाहे भले ही वो एक्सटर्नल दिखाई दे। जैसे इन्होंने अब यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझाया कि मान आपके दांत में दर्द है तो आपको महसूस होगा, एक्सपीरियंस करोगे आप उस दर्द को कि मेरे दांत में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। ठीक है, यही एक्सपीरियंस डायरेक्ट नॉलेज हमारे विश्वास व स्रोत का प्रमाण होती है। आसमान नीला है, कोए का रंग काला है, इन विश्वासों का स्रोत प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस ही है। जैसे हम दूसरे को किसी कार्य को करता देखकर पूर्ण रूप से उस कार्य को नहीं कर पाते, बल्कि जब हम उस कार्य को खुद करके एक्सपीरियंस लेते हैं तब हम उसको और बेटर कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब आप देख लो, कोई भी आप मान लो आप टीचर लग जाते हो, आप फर्स्ट टाइम जब पहले साल आप टीचिंग शुरू करते हो ना, आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको आप पढ़ाते जाते हो, आपको एक्सपीरियंस होता जाता, आप नई नई चीजें एक्वायर कर रहे हो, नई नई नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, तो वो क्या है, एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। और जिससे आपका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपके एक्सपीरियंस से जो आपने नॉलेज ग्रहण की है वो क्या होती है, परमानेंट होती है, संपूर्ण होती है और सरल होती है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पढ़ती थी मैं, मेरा कॉमर्स था, मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे बड़ी डिफिकल्ट लगती थी कॉमर्स। ठीक है, लेकिन फिर एक ही दिमाग में था, भाई हमारे हरियाणा में कहावत है, उखड़ में सिर दे लिया तो मुझसे से के डरना। ठीक है, ओखली में सिर डाल दिया तो ऊपर से कुटाई से क्या डर लगना। ठीक है, तो उस टाइम बड़ा डर लगता था। अब जैसे पढ़ाती हूँ ना तो बड़ी इजी लगती है कि वहाँ देखो ये जब उस टाइम पे समझ आ जाती तो कितने अच्छे मार्क्स आ जाते, है ना। तो एक्सपीरियंस से भी हमारी नॉलेज बढ़ती है। जो चीजें वहां पर 12th में मुझे डिफिकल्ट लगती थी, वो चीजें आज क्या लग रही है, इजी लग रही है। क्या हो गया राज रानी? मैम मेरे को तब भी डर लगता था, जब पढ़ती थी, मेरे को अभी भी डर लगता है। लास्ट मैंने कॉमर्स हटा दिया। अच्छा, नहीं मैं बात कर रही हूँ जैसे आप टीचर लग जाओगे, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जब 2-4 साल का, तो वही चीजें आपको इजी लगेंगी। फिर पढ़ते वक्त तो देखो भाई हमें भी डिफिकल्ट लगती थी। अब आप देख लो, अब आप जेबीटी कर रहे हो, अब आप किसी 7th 8th के बच्चे को पढ़ाओगे, आपको उनकी पढ़ाई इजी लगेगी क्योंकि आप वो करके जा चुके हो। जब आप जेबीटी कर लोगे, जब आप मान लो जेबीटी वाली क्लास को पढ़ाओगे तो आपको इतनी इजी लगेगी जेबीटी कि कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एक्सपीरियंस से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है ना। अब आपको मान लो इतना तो एक्सपीरियंस, आपको कोई भी टॉपिक दे दे तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो ये कहाँ से आया, आपको एक्सपीरियंस से आया। एक आप फर्स्ट क्लास का बच्चा है, एक आप मान लो ऑलमोस्ट +2 पास हो तो फर्स्ट ईयर के लगा लो, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा और एक फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसको टॉपिक देंगे, वो बच्चा क्या है, अटकेगा, क्योंकि अभी तक उसका एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग तो फिर भी 12 साल पढ़ के आए हो, तो आप खाली नहीं छोड़ोगे अपनी सीट को, चाहे आप कुछ लिखो उसमें, लेकिन वो पेज आप फिल कर दोगे। तो ये किसका फर्क रहता है, आपका एक्सपीरियंस का, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमें क्या देता है, नॉलेज देता है। तो आपका क्या फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर, अटेंडिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, सबको आ गया समझ में? सानिया अमीन तो मैं तेरे लिए पूछती हूँ, ये तो सारे हिंदी मीडियम के हैं। मुझे भी समझ आ रहा है। ठीक है बेटे, देखो अब नेक्स्ट वाला है आपका बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रूप एंड चिल्ड्रन कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज, बालक के ज्ञान का निर्माण। ज्ञान के रूप का आशय स्पष्ट कीजिए, बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बताइए, और उसके बाद
चिल्ड्रन के जो नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए ये आया भी हुआ है आपका 2013 में और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान निर्माण के सिद्धांतों का परिचय दीजिए, कि नॉलेज की क्या नेचर है और ये किस प्रकार बिल्डअप होता है आपका ज्ञान निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब किस प्रकार से बिल्डअप होता है। मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के रूप से आशय ज्ञान के क्लेवर अथवा उसके शरीर से है, हालांकि ज्ञान अमूर्त होता है, अतः उसका रूप मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही होता है जैसे ईश्वर का रूप। भगवान ईश्वर की भांति ज्ञान का भी रूप मनुष्य के मन में अंकित होता है। ज्ञान का रूप बौद्धिकता के रूप में जाना जाता है। अब देखो भाई, मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज क्या बताया गया है, जो ज्ञान का रूप है हमें दिखाई थोड़ी ना देता है, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, अप्रत्यक्ष है, अमूर्त है, उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, हमें भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने मन में रखते हैं। तो ऐसे ज्ञान भी क्या है, हमारे मन में दिखाई नहीं देता। ज्ञान के रूप में विषय में निम्नलिखित तत्व दिए गए हैं यहाँ पे। नॉलेज का आरंभ एक्सपीरियंस से होता है और ये एक्सपीरियंस हमें हमारी सेंस ऑर्गन से होता है। सेंस ऑर्गन जैसे आईज, नोज, ईयर्स आदि जितने भी सेंस वो बाहरी संपर्क में आते हैं, फिर वे क्या है, हमारे माइंड से संबंधित होते हैं। जब उन्हें एक एक्सपीरियंस प्राप्त होता है तो वे ज्ञान का आधार होता है। और नॉलेज प्राप्ति मृत्यु पर्यंत चलती रहती है और अनुभव के आधार पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। देखो भाई क्या बताया है इसने, ज्ञान के विषय में सबसे पहली बात बताई है कि जो हमारी नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। हम अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, जो चीज हमें मालूम हुई है वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है और फिर हमें एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज बढ़ती है हमारी। और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कुछ ना कुछ एक्वायर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम लेते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर हमारी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात बताइए, ज्ञान का रूप बौद्धिक होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। यह व्यक्ति की बुद्धि के में जन्म से ही होता है और आत्मा में संस्कार जन्म से ही होते हैं और ये संस्कार ही ज्ञान को पाने में सहायक होते हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इतने डिफिकल्ट मत करना, पहले वाले में बोल देना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है और एक्सपीरियंस से ही हमारी क्या है, फिर बुद्धि डेवलप होती है। दूसरी बात बताइए, जो ज्ञान है वह हमारा बौद्धिक होता है, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होता है। जिस बंदे और इंटेलिजेंसी क्या है, हमारी इन बर्थ होती है। भाई कुछ ना कुछ दिमाग तो सबके अंदर भगवान ने दे के भेजा है, दिमाग तो उतना ही है, कोई ज्यादा यूज कर रहा है, कोई कम यूज कर रहा है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, हमारा बौद्धिक होता है, यानी कि हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। जो अगर बुद्धि सही है तो ज्ञान हम अच्छे से प्राप्त कर लेंगे, अगर बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, हम नहीं यूज कर रहे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ फिलोसफर मानते हैं कि ज्ञान अनुभव एवं बुद्धि दोनों की उपज है। किसी ने तो बोला ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, किसी ने बोला ज्ञान क्या है, बुद्धि से आता है। अब कुछ फिलोसफर बोल रहे हैं कि जो नॉलेज है उसमें हमारी इंटेलिजेंस भी चाहिए और एक्सपीरियंस, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, कुछ का मानना है कि ज्ञान का रूप आध्यात्मिक है। ठीक है, आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति ही वास्तविक रूप से ज्ञान है, अंततः प्रज्ञा और अंतःकरण के ज्ञान का स्रोत है। इसने बोला कुछ ये मानते हैं ना कि जब हम स्पिरिचुअल में चले जाते हैं, ठीक है, हम अध्यात्म में ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, वो ज्ञान है। ठीक है, तो सबने क्या है, अपने अपने अकॉर्डिंग ज्ञान को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, कई बोलते हैं कि आप ध्यान मुद्रा में चले जाइए, आप तब ज्ञान प्राप्त करोगे, वो नॉलेज अलग है, और जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो नॉलेज अलग है। वो अध्यात्म, वो ईश्वर को प्राप्त करने वाला ज्ञान है कि हमें भगवान को पाना है। ठीक है, और ये जो आप है, ये आप अपनी बुक से रिलेटेड नॉलेज, अपनी दुनिया से रिलेटेड नॉलेज आप ले रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज ये है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेचर क्या है नॉलेज की। नॉलेज कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है, एक बार जो आपको जिस बारे में पता लग गया वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। दूसरा, नॉलेज में पावर होती है, ताकत होती है। आगे, नॉलेज धन की तरह होती है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। ठीक है, नॉलेज जो एक बार ना पढ़ाई से जुड़ जाए, उसको, जिसको पढ़ाई से प्यार हो जाए ना, वो उसको और ज्यादा एक बुक पढ़ी दूसरी बुक पढ़ने का उसको चाव रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉलेज भी हमारी धन की तरह होती है, लेकिन इसको प्राप्त करने वाले बहुत कम है। बहुत कम बच्चों को किताबों से प्यार होता है, लेकिन जिसको होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचाने का साधन है। ठीक है, ज्ञान
अगर क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल जाता। हाँ जी, एकदम अचानक से आप कोई पेपर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उसके लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। अब आप देखो, आप जेबीटी कर रहे हो, जेबीटी कर लोगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की क्या है, ये तो है नहीं कि पहला ही पेपर दिया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, वो भी बिना पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉलेज क्या है हमारी, अगर हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे तो ये नॉलेज क्या है हमारी बढ़ती रहेगी। अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया तो ये डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो कम होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ज्ञान क्या है, बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से हमें नहीं मिलता। उसके लिए हमें क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ज्ञान प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। तथ्य और मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो भाई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी हिस्ट्री के बारे में, किसी भी देश की हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हो। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान सुनिश्चित होता है। ये क्या है, हमें इंफॉर्मेशन ज्ञान का स्रोत होती है। शब्दों के अर्थ, शर्त, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं और धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए एक्सपीरियंस करने चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखी है हमें इसकी नेचर में क्या क्या बता दिया, ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता, इसमें पावर होती है धन की तरह। अगर एक व्यक्ति को जिसकी लत लग जाए वो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। सत्य तक पहुंचाने का मार्ग है। एकदम से ज्ञान नहीं मिलता, धीरे धीरे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान सुनिश्चित होता है। सूचना ज्ञान का स्रोत होती है, यानी कि नॉलेज के लिए सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो 13 पॉइंट है, 5-7 पॉइंट याद कर लेना। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो, अब आती है थ्योरी। ज्ञान के निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत दे रखे हैं यहाँ पे। थ्योरी ऑफ एम्पेरिज्म यानी कि अनुभववादी सिद्धांत। दूसरा है आपका रैशनलिज्म, बुद्धिवाद का सिद्धांत। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, प्रायोगिक सिद्धांत। फोर्थ है आपका सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, क्रिटिसिज्म थ्योरी। और एक है आपकी यौगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत। आगे फर्स्ट देखो भाई, अनुभववादी सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, ज्ञान निर्माण के सिद्धांतों में ये सबसे ऊपर है, ठीक है। एम्पेरिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, ये क्या है, हमारे एक्सपीरियंस ज्ञान की जननी है। और फादर ऑफ एम्पेरिज्म ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लोके के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, अपनी सेंस का प्रयोग करता है, उसके इस खाली जो दिमाग की पट्टी है उस पर कुछ ना कुछ अंकित लिखा चलता रहता है। और इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है और समस्त ज्ञान हम एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना है। यह हमारे माइंड के बाहर से आता है, यह स्वयं मन के अंदर जन्म से पूर्व से निहित नहीं होता है। सेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, फील करते हैं। और अनुभववाद के प्राचीन रूप से ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक अनुभववादियों ने बौद्धिक प्रक्रियाओं रैशनल प्रोसेस की प्राथमिकता को एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु वे ये कह सकते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की आखिरी उत्पत्ति फाइनल प्रूफ होती है। अन्य शब्दों में बुद्धि ज्ञान में कुछ कमी कर सकती है, किंतु इस कमी की सच्चाई केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है और उस पर मन और मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। संपूर्ण ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। अनुभव व संवेदना के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। अनुभववादी पैदाइशी प्रत्ययों के विरुद्ध है। अनुभववादी ऐसे किसी भी तथ्यों को नहीं मानते हैं जो कि अनुभव से सिद्ध न होते हो। इसमें सारा क्या बताया गया है, एक्सपीरियंस के ऊपर ही बताया गया है।
ठीक है, कि जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, मेन तो ज्ञान क्या है हमारा, एक्सपीरियंस के आधार पर आया है। जो जॉन लोके है, इसको आप अनुभववाद का जन्मदाता बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जन्म के समय बालक के मन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे अपनी सेंस ऑर्गन से वह सीखता है, अपने बड़ों को देख के सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो चीजें उसके दिमाग में छपती जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल प्रूफ जो माना है वो ये माना है कि एक्चुअल में जो नॉलेज है वो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं होता है, जितनी भी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में बाहर से जाती हैं, बाहर से जाके स्टोर होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके हम उसको समझ पाते हैं। तो ये थी आपकी अनुभववादी सिद्धांत, समझ में आ गया। पहले में आपको एक्सपीरियंस से बताएंगे, दूसरे में आपको बुद्धि से बताएंगे, तीसरे में आपको एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, चौथे में आपको बताएंगे कि सारा ज्ञान है सेंस के द्वारा आता है, फिफ्थ में क्या है, क्रिटिसाइज थ्योरी हो गई कि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर आप उसके रिएक्शन में आप फिर से ज्ञान को वो करके रिप्रेजेंट करके दिखाते हो। एक है योग थ्योरी, ये बताएंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है आपकी जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, अनुभववादी सिद्धांत है। दूसरा है थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म, जो आपके बुद्धिवाद का सिद्धांत माना, जो आपकी बुद्धि से रिलेटेड, जिसमें ये बताते हैं कि जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको ज्ञान अच्छा आता है, जिसकी बुद्धि कमजोर है उसको कम ज्ञान आता है। ठीक है, ये बातें बताएंगे इसके अंदर। उसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया है कि आप अपना जो नॉलेज है वह अपनी किससे प्राप्त करते हो, अपने सेंस ऑर्गन का भी प्रयोग करते हो, और लॉजिकल जो भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, ठीक है, जैसे साइंस का एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, तो वहां से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ये बताया गया है। उसके बाद है सेंस। सेंस में अभी इन्होंने सबसे पहले भी सेंस की बात की थी कि आंख, नाक, कान, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, टंग से टेस्ट करके देखते हैं, और त्वचा से फील करते हैं। तो ठीक है, तो जो हमारी सेंस है, सेंस के माध्यम से भी हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं अगर ना भी पढ़ाऊं तो लिख सकते हो चारों थ्योरी। बता दो भाई। ठीक है, बैठे रहो, मैं भी बैठी रहती हूँ चुपचाप। मैम ये तो लिख देंगे, पर इसको दिया किसने, इनके नाम में याद करने पड़ेंगे बस, कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। इसमें दे रखे हैं क्या सबके नाम? हाँ, दे रखे हैं। फर्स्ट यस वाला मैम, तो ये जॉन लोके ने दे रखा है, दूसरे वाला सुकरात और प्लेटो ने दे रखा है, तीसरे वाले में कहाँ नाम लिखा है? हाँ, चौथे वाला अरस्तु ने दिया है। हाँ, इनके नाम जो जिन्होंने दे रखे उनके दे दो, और फिर अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, क्योंकि पूरा बुक की चीजें ना आपको याद नहीं होंगी, आपको फिर उल्टा क्या है वो ज्यादा प्रेशर। और मेन बात इसमें कुछ नहीं मिलेगी डायरेक्ट, जैसे बुद्धिवाद है ना, बुद्धि से रिलेटेड, इसी को जोड़ के भर दो पेज। और इसमें क्या कर रखा है, बुक में भी ऐसे ही कर रखा है, एक चीज को बार बार घुमा रखा है। तो अब आ जाओ आप क्रिटिसिज्म थ्योरी के ऊपर। एक बार बेटा आरती इसको पढ़ दे। ओके मैम। ज्ञान संबंधी इस सिद्धांत के प्रणेता जर्मन दार्शनिक है। उन्होंने अनुभववाद व बुद्धिवाद दोनों सिद्धांतों को संबंधित न करते हुए अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार परीक्षावाद वह दर्शन है जो कुछ कहने के पहले तोलता है और कुछ जानने के पहले ज्ञान की शर्तों की जांच करता है। कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को अंधविश्वासी बताता है। उसका कथन है कि बुद्धिवाद बुद्धि के गुण दोषों और उसकी समीक्षाओं की जांच किए बिना इस अंधविश्वास को अपना लेता है कि बुद्धि से वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। अनुभववादी भी इतना अंधविश्वासी होता है क्योंकि वह अनुभव के गुण दोषों की परीक्षा किए बिना ही इस अंधविश्वास में डूबा रहता है कि अनुभव वास्तविक ज्ञान मिल सकता है। कांट का मत है कि दर्शन का कार्य बुद्धि और अनुभव दोनों ही समीक्षा करके ये देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या उपयोग है। अपनी समीक्षा प्रणाली के आधार पर कांट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ज्ञान की क्रिया में बुद्धि और अनुभव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अनुभव से ज्ञान का कच्चा माल मिलता है और बुद्धि से इसका आकार मिलता है। बिना अनुभव के कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सकता और बिना बुद्धि के उसे कोई निश्चित रूप नहीं मिल सकता। अतः एक की भी अनुपस्थिति में ज्ञान की उत्पत्ति या विकास संभव नहीं है। कांट का कथन है कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं अंधी होती हैं और संवेदनाओं के बिना बुद्धि खोखली होती है।
इसलिए कांट के मन को इंद्रिय, फर्स्ट है इंद्रिय और दूसरा है बुद्धि, दो ताकतें माना है। इंद्रिय ताकत से संवेदनाओं की उत्पत्ति होती है और बुद्धि द्वारा इनको समृद्ध किया जाता है। कांट ने ये भी कहा है कि बिना प्रत्ययों के संवेदन अंधे होते हैं और बिना संवेदनों के प्रत्यय खाली या शून्य होते हैं। इस प्रकार कांट का समीक्षात्मक सिद्धांत अनुभववाद और बुद्धिवाद में समन्वय करता है। इसके परिणाम स्वरूप जब कोई भी दार्शनिक कोरे अनुभववाद या कोरे बुद्धिवाद की दुहाई नहीं देता, सभी ज्ञान की प्राप्ति और उत्पत्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों का हाथ मानने लगे हैं। बुद्धिवाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता बुद्धि को और अनुभववाद ज्ञान की अंतिम प्रमाणिकता इंद्रिय अनुभव को ही मानते हैं। परंतु फिर भी कांट के समीक्षावाद ने इन दो विरोधी मतों के एकांकीपन को दूर करके वास्तविक दृष्टि से स्पष्ट कर दी और बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग का फल है। उनमें से एक भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अधूरा है। ठीक है, देखो बेटा, अभी आप लोगों ने सुना तो इसमें किसकी बात की गई है? एक तो किसने दी है? ये जर्मन फिलोसफर ने दी है ये वाली क्रिटिसिज्म थ्योरी। उन्होंने ये बोला है कि इसमें हमारा जो भी एक्सपीरियंस है और जो हमारा फर्स्ट वाला सिद्धांत और सेकंड वाला दोनों को मिलाकर ये सिद्धांत दिया गया है। यानी कि कोई भी काम करना है ना, उससे पहले हमें एक्सपीरियंस भी करना और अपनी बुद्धि से भी देखना है। ठीक है, दिमाग से सोच समझ के एक्सपीरियंस करके फिर हमें कोई डिसीजन लेना है। तो इसमें सारा इस बात के बारे में बोला गया है कि कोई भी है, हमारी बुद्धि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बुद्धि भी यूज होती है, हमारे एक्सपीरियंस भी यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी ज्ञान हम उसके गुण दोष सभी चीजों को जांच परख कर ही हम उसके अंदर उस ज्ञान को लेते हैं। ठीक है, इसमें जो कांट है वो ये बोलते हैं कि जो हमारा बुद्धि और एक्सपीरियंस दोनों की समीक्षा करके देखा जाता है कि ज्ञान की क्रिया में इसका क्या उपयोग है। और जब हम क्या है ये ऑब्जर्वेशन मेथड के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञान और एक्सपीरियंस दोनों आवश्यक है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ज्ञान क्या है, एक रॉ मटेरियल मिलता है और बुद्धि से इसका आकार मिलता है। यानी कि इसने बोला कि एक्सपीरियंस से तो हमें नॉलेज का क्या है, एक रॉ मटेरियल मिलता है और बुद्धि से क्या मिल जाता है, हमें उसका एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, फिर हम उसको पूरा अपने दिमाग में छाप लेते हैं। तो बिना एक्सपीरियंस के कोई सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकती और बिना बुद्धि के उसमें कोई भी सामग्री हम मिला नहीं सकते, निश्चित रूप नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसने बोला कि उसके बिना दोनों एक दूसरे के बिना खोखले हैं। ठीक है, यानी कि इसने क्रिटिसाइज कर दिया किसको, एक तो अनुभववादी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया, एक बुद्धिवादी को। इसने बोला ना तो अकेली अनुभववादी काम कर सकती है और ना ही आपकी जो बुद्धिवाद है वो अकेला काम कर सकता है, जो आपका रैशनलाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों को, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया है क्रिटिसिज्म थ्योरी। ठीक है, आगे बात समझ में? मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। अब देखो यौगिक थ्योरी पढ़ो बेटे एक बार। यौगिक थ्योरी ज्ञान संबंध योग सिद्धांत के मुख्य प्रतिनिधि पतंजलि हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का दर्शन के क्षेत्र में काफी महत्व बताया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता है कि वह व्यग्र है, वह इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता है जो सभी शारीरिक तथा मानसिक विचलनों की जड़ है। योग का मुख्य लक्ष्य इस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना है तथा इस मस्तिष्क को एक केंद्र पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से समाप्त करना है। ये केवल योग की साधना के विकास से ही संभव है, जिससे कुछ शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करवाई जाएं, जिससे केंद्रीकरण की मदद से मानसिक सचेतना को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। जब एक योगी इस तरह तक पहुंच जाता है तो ज्ञान आत्मा को महसूस करने लगता है। योग के सिद्धांत के दम पे नैतिक क्षेत्र में जो स्थायी रूप से आवश्यक है, नैतिकता पे चलने को अभिप्रेरित करता है। जो नैतिकता सत्यता की इच्छाइयों रूपी ज्ञान हम योग के बल पे सीखते हैं, वह दूसरे किसी सिद्धांत से इतना सरल नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, यौगिक जो थ्योरी है वो किसने दी है? पतंजलि ने दी है। इस सिद्धांत में वो क्या बोलते हैं कि दर्शन के क्षेत्र को काफी मायना है, यानी कि फिलोसफी को उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, मेन पार्ट है। ठीक है, जो कुछ भी होता है, चाहे वो ज्ञान है चाहे अज्ञानता है, हमारे दिमाग से ही पैदा होती है। ठीक है, और इसे क्या बोला है इसने कि जितने भी मानसिक विचलन है, यानी कि हमारे दिमाग में जितने भी खुरापाती आइडिया आते हैं वो सारे हमारे, उन सब की जड़ क्या है, हमारी मेंटलिटी, हमारा दिमाग है।
ठीक है, तो क्या है सेंटर पॉइंट, इसने बोला हमारा मस्तिष्क है, सभी बुराइयों की जड़ भी यही है, ज्ञान की भी जड़ यही है, तो केवल योग की साधना के विकास ही संभव है। ठीक है, तो योग करके ही हम अपने इसको स्तर रख सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। इसमें कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करवाई जाती है, जिससे केंद्रीयकरण की मदद से मानसिक संचेतना हाई लेवल तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, योग के माध्यम से। इन्होंने बोल दिया भाई हमारा दिमाग क्या खुरापाती आइडिया आते रहते हैं, तो हम योग के जरिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। योग के जरिए कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे भाई, देखो इन्होंने कुछ एक्टिविटी करवा दी, जिससे हम, देखो मेडिटेशन करवा दिया, सबसे पहले मेडिटेशन करवा दिया तो सबसे पहले हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो गया। शांत हो गया तो अब जितनी चीजें इसके अंदर घुसाओगे वो इजीली कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें, क्या सारी थ्योरी समझ में आ गई? हाँ जी मैम। ठीक है, रितु, नेहा, सानिया, आरती, आप लोगों को भी हाँ आ जी गई? मैम। यस हाँ जी मैम। मैम। ठीक है, तो देखो अब आपको करके लाना है घर से, ये पढ़ोगे एक तो बुद्धिवाद और अनुभववाद में डिफरेंस। बुद्धि में सारी हमारे बुद्धि से रिलेटेड मिलेंगे, उसमें सारा एक्सपीरियंस से रिलेटेड मिलेगा। एक तो ये वाला डिफरेंस पढ़ना है आपको, और एक पेज नंबर 85 पे डिफरेंस दे रखा है कैरिकुलम का और सिलेबस का। ठीक है, ये दो डिफरेंस और करने हैं आपको अपने आप। मिल गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये दोनों पढ़ने हैं। आज की क्लास इतनी होगी। अब मुझे बताओ किसी को कोई मैम सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड एक तो है बेटा पेज नंबर 79 पे, दूसरा है पेज नंबर 85 पे। कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस, पेपर में आया हुआ है ये भी, कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस, और आपका ये जो बुद्धिवाद है और अनुभववाद है, एक्सपीरियंस वाला और बुद्धि वाला। ठीक है, और आगे बात समझ में? यस मैम। जितने करवाए हैं वे फिर से पढ़ने हैं आपको।